हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल PR स्मार्ट स्टडी। ये वीडियो हमारा लेक्चर सीरीज NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स का 5वां लेक्चर्स है। इस लेक्चर्स में हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर्स है ना। ये 5th चैप्टर है हमारी क्लास 9th मैथमेटिक्स का, जिसमें हमें यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। अगर इसमें देखा जाए तो इस चैप्टर्स में हमारे इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री क्या है ज्योमेट्री की, अभी तक वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पास्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं या ज्योमेट्री कैसे यूज होती थी वो सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूक्लिड मतलब एक मैथमेटिशियन थे और या फिलोसफर थे, तो वो मैथमेटिशियन ने ही इस ज्योमेट्री के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट किया था, काफ़ी वर्क किया था। तो उन्हीं के नाम पे ही उन्होंने जो डेफिनेशन दिए थे, कुछ थ्योरी ये सब फ्रेम किया था, डेवलप किया था, तो इसीलिए उनके नाम पे ही बहुत ये एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट एंड डेफिनेशंस को यूक्लिड डेफिनेशन, यूक्लिड्स एक्जियोम्स, यूक्लिड पोस्टुलेट ये सब बोलते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड्स एक्जियोम क्या होता है वो जानेंगे, यूक्लिड्स पोस्टुलेट क्या होता है वो समझेंगे, और इसके बाद ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट तक का ही यहाँ पे अपनी क्लास 9th की जो बुक है उसमें यहाँ तक का ही टॉपिक है। बाकी ये नीचे के जो ये 3 और टॉपिक हैं, ये टॉपिक अपना अपेंडिक्स जो होता है मतलब ये बुक के लास्ट में, तो मैंने वहाँ से, चूँकि ये जो अपना चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपेंडिक्स 1 जो है चैप्टर के लास्ट में उससे रिलेटेड है। तो मैंने ये 3 जो अपने टॉपिक्स हैं, एक मिनट, ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये मैंने वो अपेंडिक्स से ही लिया है ना। ये 3 वहाँ अपेंडिक्स से मैंने लिया है। मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैथमेटिकली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है वो समझेंगे, और उसके बाद थ्योरम्स, कंजक्चर्स एंड एक्जियोम्स क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे, है ना, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर्स में और इस चैप्टर्स में कवर करेंगे। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं अपना। पहला चीज़ है कि हमारा ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या है उसको हम समझते हैं। ज्योमेट्री की हिस्ट्री जानने से पहले ज्योमेट्री क्या होती है वो जानते हैं। उससे पहले भी हम 2-3 पॉइंट है वो चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो ये भी PPT जितना भी बनाता हूँ, ये प्रेजेंट करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि बुक के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी चीज़ें इस स्लाइड में यहाँ पे कवर किए गई हों, है ना। ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ। तो अगर आप ये स्लाइड्स को भी रेफ़र करते हैं अपने स्टडी में, तो मतलब ये आपका कंप्रहेंसिव मतलब इंक्लूजन होगा, आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, ये कंप्रहेंसिव कवरेज होगा आपकी बुक का, है ना। तो मैं सारी की सारे पॉइंट, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, सारे की चीज़ें वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बुक में जो एग्जांपल्स दिए होते हैं, मैं एग्जांपल्स को यहाँ पे नहीं करता हूँ। एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है बिना देखे, उसी से आपका प्रैक्टिस होगा और उसी से आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनेगा, है ना। तो एग्जांपल्स, हर चैप्टर्स के एग्जांपल्स को आपको मतलब बुक से बिना देखे पहले सॉल्व करने का ट्राई करना है, और उसको आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो एग्जांपल्स को आप मतलब हमेशा पहले उसको सॉल्व करिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एग्जांपल से भी आ जाते हैं। हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर्स में जितने भी एग्जांपल्स दिए रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। ये चीज़ हो गया। और क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग इज मस्ट, है ना। मैथमेटिक्स में बिना सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस किए आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी, और आप मतलब क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे थ्योरी पढ़ करके। प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है। तो अभी चलते हैं ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री
दो वर्ड जियो एंड मेट्री, दो वर्ड से मिलकर बना है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। जियो का मतलब होता है अपना अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। तो अर्थ का मेजर करना, तो उससे हम ये इंट्यूशन लगा सकते हैं कि जो ज्योमेट्री है ये लैंड को मेजर करने के नीड से ही इसकी मतलब ओरिजिनेट हुई है। ज्योमेट्री का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? लैंड को मेजर करने की जो आवश्यकता थी, लैंड को मेजर करने की जो नेसेसिटी थी, उससे ही ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई है। ओके, सो और ये जियो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है ना। तो ये ज्योमेट्री हो गया कि ज्योमेट्री वर्ड कैसे फॉर्म हुआ है। ओके, और ये ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मतलब ये बहुत सारे फॉर्म में हमारी जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस थी, जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशंस, अपना हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में थी, ऐसे ग्रीस में इनकाज एंड चाइना एंड बेबीलोनिया, ये सारी जो अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन थी, इसमें ज्योमेट्री किसी न किसी फॉर्म में मतलब स्टडी की जाती थी, है ना। तो ये एक चीज़ हो गया। ओके, सो ये बेबीलोनिया, इंडिया एंड रोम, ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन ज्योमेट्री को मतलब कंसीडर किया गया था। यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती थी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन के फॉर्म में स्टडी की जाती थी, जबकि इजिप्टियंस जो थे वो इजिप्टियंस की जो ज्योमेट्री होती थी वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे मतलब थी। उनकी जो ज्योमेट्री थी वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे थी, जबकि बेबीलोनिया, इंडिया एंड रोम, इन लोगों की जो ज्योमेट्री थी वो मतलब प्रैक्टिकली जो उनके आसपास की चीज़ जो हैपनिंग होती थी, जो आसपास की चीज़ें देखते थे, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थी, मतलब प्रैक्टिकलिटी से ही उनका मतलब उससे रिलेटेड थी जो बेबीलोनिया, इंडिया एंड रोम की ज्योमेट्री थी, है ना। सो देयर वर नो जनरल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। तो ये इजिप्शियंस में कोई ऐसा जनरल रूल ऑफ द प्रोसीजर नहीं था ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए। वो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स ऑफ द रिजल्ट्स, कोई भी रिजल्ट्स आता है, रिजल्ट्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे ही उनकी ज्योमेट्री थी। एंड बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज। तो बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ही ज्योमेट्री को यूज करते थे, और इसको सिस्टमेटिक साइंस में मतलब एज ए सिस्टमेटिक साइंस डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत मतलब लेस एफर्ट डाला है। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से ज्योमेट्री को नहीं स्टडी करते थे, है ना, वो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ही उसको यूज करते थे। जबकि जो ग्रीस थे, ग्रीस का एम्फेसिस क्या था? द ग्रीस एम्फेसिस वाज ऑन द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क। द ग्रीक वर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर्ड यूजिंग द डिडक्टिव रीजनिंग। तो अभी यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग का वर्ड आया, तो इसको अभी हम चैप्टर के लास्ट में, जो कि मैंने अपेंडिक्स से लिया है, वहाँ से स्टडी करके इस लेक्चर सीरीज में कुछ स्लाइड में रखा है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, हम वहाँ पे समझेंगे डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है ना। तो ग्रीक पीपल जो थे वो डिडक्टिव रीजनिंग से जो स्टेटमेंट्स मतलब निकलते थे, उस स्टेटमेंट्स की ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और वो कोई भी चीज़, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मतलब, तो उसके पीछे का जो रीजनिंग होता था, लॉजिक क्या होता था, उस पर वो लोग ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, ज़्यादा जोर देते थे। तो अभी यहाँ पे दिया गया है कि व्हेनेवर द नील रिवर ओवरफ्लोड इट वाइप्ड आउट the boundaries between the adjoining field of the different land owners. After each flooding, the boundaries had to be redrawn. For this purpose, Egyptians developed a number of geometrical techniques and rules for calculating simple areas and also for doing simple construction. तो क्या होता था कि ये नील रिवर है ना, तो नील रिवर इजिप्ट में है, तो जब नील रिवर में कभी बाढ़ आती थी या कुछ भी होता था, तो जो भी कोई भी किसी का खेत है तो उनकी बाउंड्रीज भी बह जाती थी, तो पता नहीं लगता था कि किसका कितना खेत है। तो ये सब नेसेसिटी की वजह से उन्होंने बाउंड्री को बाउंड्री को ड्रॉ करने की नेसेसिटी की वजह से उन्होंने बहुत सारे
टेक्निक्स और बहुत सारे रूल्स जो कि बाउंड्री को हम कैलकुलेट कर सकें, एरिया कितना किसकी फील्ड का है वो कैलकुलेट कर सकें, उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया था, है ना, इस पर्पज़ के लिए, है ना। उनको क्योंकि ज़रूरत पड़े कि हर बाढ़ के बाद किसका कितना एरिया था क्या है तो वो पता नहीं लगता था, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स इस चीज़ के लिए किया कि किस मतलब बाढ़ के पहले किसका कितना एरिया वगैरह है लैंड का, तो वो पता चल सके, है ना। सो नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड फॉर बाय देम फॉर, तो वो लोग ये ग्रेनरीज मतलब अनाज को, जो अपना अनाज होता है उसको रखने के लिए जो कंटेनर होगा उसके वॉल्यूम्स को कंप्यूट करने के लिए, कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, और पिरामिड जो कि पता होगा कि इजिप्ट का पिरामिड बहुत ही मतलब फेमस है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया है ना। तो बिना ज्योमेट्री के नॉलेज के ये सब भी मतलब हो नहीं सकता था, तो उन्होंने ये इजिप्शियन पीपल ने ये सब चीज़ों में ज्योमेट्री का यूज किया था। और इजिप्ट के लोग जो क्या कहते हैं ट्रंकेटेड पिरामिड के वॉल्यूम का कैलकुलेट करने का करेक्ट फार्मूला भी वो लोग जानते थे। ट्रंकेटेड पिरामिड क्या होता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि अगर ये वर्टेक्स पूरा ऊपर तक होता है, ये चारों वर्टेक्स ऐसे मिले होते तो ये अपना एक पिरामिड होता है ना। और जब ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ पिरामिड, अब इसको यहाँ से ऐसे एक प्लेन से काट दिया गया तो जो ये बचा तो ये ट्रंकेटेड पिरामिड है। तो अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी इजिप्शियन लोगों को पता था, है ना। ओके, सो पिरामिड क्या होता है अगर उसके बारे में बात करें तो पिरामिड एक सॉलिड फिगर होता है जिसका कि बेस ट्रेंगल भी हो सकता है ना। ये एक सॉलिड फिगर होता है जिसका कि बेस ट्रेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है या कोई और पॉलीगन, है ना। ये नहीं ज़रूरी है कि उसका जो बेस है वो केवल स्क्वायर ही रहे, उसका बेस क्या कहते हैं ट्रेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है या कोई और भी पॉलीगन, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, कोई भी पॉलीगन हो सकता है उसका बेस। एंड इट्स साइड, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। एंड इट्स साइड फेसेज आर ट्रेंगल कवरिंग कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट एट द टॉप। तो और इसके जो साइड फेसेज होते हैं, है ना, साइड फेसेज हमेशा ट्रेंगुलर होते हैं और वो हमेशा टॉप पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। जैसे कि आप ये वाले में देख सकते हो कि इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसको मानते हैं, और इसके जो साइड्स हैं वो ट्रेंगल हैं। आप इसको इसको आप ऐसे मिलाओगे तो ये पूरा ट्रेंगल बनेगा, है ना। इसका साइड फेसेज जो होते हैं वो ट्रेंगल होते हैं और ये सारा एक टॉप पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। ओके, और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो वर्ल्ड वाइड में जैसे सिविलाइजेशन, वर्ल्ड वाइड सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट के लोग, ग्रीक के लोग और ये बेबीलोनिया, रोम, है ना, ये लोग ज्योमेट्री का कहाँ पे कैसे यूज करते थे वो जाना। अगर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ भी ज्योमेट्री का एक्सटेंसिव तरीके से यूज होता था। अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ये दोनों जो अपनी सिविलाइजेशन थी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनकी जो सोसाइटी थी वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड थी और वो बहुत ही जो भी सिटीज़ वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बहुत बढ़िया से प्लान थी, वेरी वेल प्लान एंड डेवलप्ड थी। और जैसे रोड्स जो इस दोनों सिविलाइजेशन में थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी, और जो इसमें जो सिटी में जो अपना ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और जो रूम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रूम्स थे, है ना। सो ये चीज़ें जो जैसे कि रोड का पैरेलल होना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होना, अलग अलग टाइप्स के रूम होना, ये चीज़ ये बताता है कि जो उस समय के लोग थे वो मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल अर्थमेटिक्स में काफ़ी स्किल्ड थे, है ना। और दूसरी चीज़ अगर ये देखा जाए तो इन दोनों सिविलाइजेशंस में जो ब्रिक्स यूज होती थी, ईंटें, उनके लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, इनका रेशियो क्या कहते हैं 4:2:1, इनका रेशियो फिक्स होता था, है ना। तो ये चीज़ है। तो
मतलब इससे ये पता लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी सिविलाइजेशन थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, यहाँ भी एक्सटेंसिव तरीके से ज्योमेट्री का यूज होता था। और अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में 800 BC टू 500 BC के बीच में सुलभ सूत्रा, ये क्या सुलभ सूत्रा क्या था? एक मैनुअल था जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कोई भी जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना हो तो जैसे अपने यहाँ का भी लैब का मैनुअल होता है, कोई भी चीज़ काम करना हो तो उसका एक मैनुअल होता है। तो उस समय एंशियंट इंडिया के समय भी सुलभ सूत्रा एक मैनुअल था फॉर द जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए एक मैनुअल था। और वैदिक पीरियड में भी ज्योमेट्री का यूज होता था। ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड यूनाइटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स। वेदी पता होगा, जैसे पूजा पाठ होता है तो वो ट्रायंगल के तरीके से बहुत सारा मतलब डिजाइन बनाते हैं ना, तो वेदी को इंग्लिश में अल्टार्स बोलते हैं। तो वेदीज या अल्टार्स का जो कंस्ट्रक्शन होता था, जैसे हवन होने के लिए ट्रायंगुलर कभी बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो उसका भी एक रेशियो होता है। तो ये अल्टार्स और वेदी बनाने के लिए वैदिक पीरियड में भी ज्योमेट्री का ओरिजिनेशन हुआ था। फायर प्लेस है जिसमें हवन करते हैं, वैदिक राइट से भी रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए हम फायर प्लेस है जहाँ पे हवन वगैरह होता था, वो सब के लिए भी अलग अलग शेप में कंस्ट्रक्शन करते थे। द लोकेशन ऑफ सेक्रेड फायर हैड टू बी इन अकॉर्डेंस टू clearly laid down instruction about their safe areas if they were to be effective instrument। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम जो भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसके मतलब वो इफ़ेक्टिव तरीके से अगर उसको होना है, तो जो भी ये सेक्रेड फायर के प्लेसेस हैं, लोकेशंस होते हैं, उसको कुछ अपना ये जैसे सुलभ सूत्रा हो गया या कोई सुलभ सूत्रा ही हो गया, मतलब मैनुअल्स हो गया। मैनुअल्स में कुछ रूल्स या रेगुलेशंस दिए होंगे कि हाँ इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए। तो वो कुछ भी कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके शेप्स एंड एरियाज़ के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही अगर वो सेक्रेड फायर प्लेसेस को, सेक्रेड मतलब पवित्र मतलब सेक्रेड फायर्स प्लेसेस को अगर बनाया गया तभी वो इफ़ेक्टिव होगा है। तो ऐसा भी माना जाता था। और स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टार्स वर यूज फॉर हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड कोई रिचुअल मतलब पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक अगर कोई रिचुअल को परफॉर्म कर रही है, तो जो भी अल्टार्स होंगे वो या तो स्क्वायर होंगे या तो सर्कुलर होंगे। और अगर पब्लिक वर्शिप हो जैसे मंदिर वगैरह में, तो वहाँ पे जो भी अल्टार्स वेदियाँ बनेंगी वो रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स या ट्रेपीजियम्स ये हो सकती हैं। इन सब का कॉम्बिनेशंस भी हो सकती हैं, है ना। तो ये अपना हो गया कि अपने एंशियंट इंडिया में भी हमारा ज्योमेट्री का यूज होता था और मैनुअल था। मैनुअल में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही हमें बहुत सारे शेप्स और साइजेस को, ये बहुत सारे एरियाज को उसके हिसाब से ही बनाना होता था फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट श्रीयंत्रा ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा अगर घरों में पूजा वगैरह होती है तो मतलब बहुत सारा ऐसे करके वो लोग बनाते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। उसको इसमें वो दिया हुआ है कि श्रीयंत्रा क्या होता है। श्रीयंत्रा कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। These triangles are arranged in a such way that they produce 43 subsidiary triangles. Though accurate geometrical methods were used for the construction of altars, principle behind them were not discussed, है ना। तो इसमें दिया गया है कि कुछ एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल मेथड थे जिसको यूज करके हम श्रीयंत्रा बनाते थे श्रीयंत्र को। और इस श्रीयंत्र में क्या होता था, हमारे 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन्स जिसके सारे एंगल सेम होते हैं 60 डिग्री को। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल 9 होते थे। अब इनको इंटरवोवन करके बनाते थे तो टोटल 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल बनते थे ना।
चूँकि ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो 9 ट्रायंगल से फिर 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल्स बनते थे। तो वहाँ भी ज्योमेट्री को एक मतलब ये एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करके श्रीयंत्रा को बनाते थे। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो अपना ज्योमेट्री था एंशियंट टाइम में मतलब वर्ल्ड के सारे सब जगह पे यूज होता था और काफ़ी अलग अलग फॉर्म में डेवलप भी हुआ था। अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज करते थे। कुछ लोग प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज करते थे, कुछ लोग जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स आता है तो उसके स्टेटमेंट्स को मतलब समझ के उसको यूज करते थे, है ना। अलग अलग फॉर्म में लोग यूज करते थे। मतलब ऐसा कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं था कि मतलब कुछ सिस्टमेटिक तरीके हों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जिससे कि सब लोग यूज करते हो। होता था वर्ल्ड में सब जगह यूज होता था ज्योमेट्री, बट अलग अलग तरीके से यूज होता था, है ना। तो अभी आते हैं कि नेक्स्ट थिंग कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। तो उन्होंने फर्स्ट जो नॉन प्रूफ था उन्होंने ही दिया था। जैसे प्रूफ हम कोई चीज़ का प्रूफ नहीं करते कि प्रूफ दिस थिंग, दिस स्टेटमेंट या प्रूफ दैट। तो फर्स्ट नॉन प्रूफ जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स थे उन्होंने दिया था, है ना। दिस क्रेडिट गोज टू हिम ओनली दैट ही हैज़ गिवन द फर्स्ट नॉन प्रूफ इन द ज्योमेट्री या इन द थिंग्स। मतलब फर्स्ट नॉन प्रूफ मतलब कि इस हमें लगता कि पहला ही प्रूफ उन्होंने दिया, इसके पहले कोई प्रूफ नहीं दिया था किसी ने। सो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स हो गए। अब उनका प्रूफ क्या था, उन्होंने प्रूफ किस चीज़ का दिया था। फर्स्ट नॉन प्रूफ तो उन्होंने दिया था, बट किस चीज़ का प्रूफ दिया था। तो प्रूफ इस चीज़ का दिया था कि सर्कल इज बाइसेक्टेड मतलब कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई भी सर्कल्स 2 इक्वल पार्ट्स में कट होता है बाई इट्स डायामीटर। सर्कल के डायामीटर से सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका प्रूफ थेल्स जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिया था। और थेल्स के जो एक शिष्य थे पाइथागोरस, जिसको कि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC², जो कि सभी लोगों को पता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे, उनके पीपल थे। तो पाइथागोरस और उनके ग्रुप ने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया और उन्होंने थ्योरी ऑफ द ज्योमेट्री को मतलब एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक डेवलप किया। तो पाइथागोरस ने ज्योमेट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया, ओके, जो कि थेल्स के एक स्टूडेंट थे। दिस प्रोसेस मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री कंटिन्यूड टिल द 300 BC। 300 BC तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। फिर यूक्लिड, है ना, यूक्लिड आए। यूक्लिड कौन थे? वो मैथमेटिक्स के एक टीचर थे। कहाँ पे टीचर थे? अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में मैथमेटिक्स के एक टीचर थे यूक्लिड। उन्होंने बहुत सारे जो उनके ये 300 BC के पहले जितने भी ज्योमेट्री में वर्क हुए थे, जितने भी डेवलपमेंट हुए थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सबको एक ट्रीटाइज, है ना, ट्रीटाइज थेल्स जिसको एलिमेंट बोलते हैं, उसमें इन्होंने अरेंज किया, कंबाइंड कर दिया यूक्लिड ने, है ना। उसके पहले सब अलग अलग तरीके से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। इन्होंने सारे डेवलपमेंट्स को एक ट्रीटाइज, फेमस ट्रीटाइज थेल्स जिसको कि हम एलिमेंट्स बोलते हैं, उनमें अरेंज कर दिया। सो उन्होंने जो अपना ये ट्रीटाइज था मतलब थेल्स जिसको कि हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। हर एक चैप्टर्स को एक बुक के नाम से जाना जाता है। और ये बुक्स जो होती मतलब 13 चैप्टर्स, इन्होंने वर्ल्ड को मतलब ज्योमेट्री के अंडरस्टैंडिंग के पर लिए मतलब वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री, तो मतलब पूरे संसार या पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ये सारे के सारे जो भी इनका मतलब इनका मतलब जो भी ये इन्होंने सारे के सारे ये ट्रीटाइज का फॉर्मेशन किया था बाय अरेंजिंग द वर्क ऑफ मतलब प्रीवियस मैथमेटिशियन। सो
इनकी ट्रीटाइज ने वर्ल्ड को ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प किया, और जो आगे की जनरेशन्स भी आई उनको भी काफ़ी वो किया। इस चैप्टर्स में हम बेसिकली यूक्लिड का क्या अप्रोच था ज्योमेट्री के बारे में उसको पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर्स का नाम था कि यूक्लिड्स की ज्योमेट्री क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन था, कि यूक्लिड ने ज्योमेट्री को मतलब यूक्लिड ने ज्योमेट्री में क्या क्या वर्क किया, उन्होंने कैसे क्या चीज़ें कंबाइन किया, उसका कुछ पार्ट्स यहाँ पे इस चैप्टर्स में दिया गया है, तो हम उसको यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे, है ना। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ये थेल्स का इमेज है और ये यूक्लिड की इमेज है, पाइथागोरस की इमेज नहीं दी गई है। ओके, सो अब आते हैं, तो ये हमारा हिस्ट्री तक हो गया। तो अब आगे यहाँ तक का हमारा हिस्ट्री था कि कि ज्योमेट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, एंशियंट टाइम पे ज्योमेट्री का अलग अलग सिविलाइजेशंस में यूज कैसे होता था, है ना। तो वो चीज़ें अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। तो अभी नेक्स्ट थिंग आता है कि यूक्लिड्स डेफिनेशन, मतलब कुछ डेफिनेशंस थे जो कि यूक्लिड ने डिफाइन किया था, यूक्लिड ने दिया था। तो हम इस टॉपिक के अंदर यूक्लिड के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। उसके पहले इसमें सबसे पहले आता है कि ये सॉलिड का ये ज्योमेट्रिकल नोशंस क्या होता है, वो चीज़ चलता है। एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशंस ऑफ ए सॉलिड को मतलब कैसे समझते हैं लोग, सॉलिड क्या होता है एज पर द यूक्लिड्स डेफिनेशन, सो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ग्रीक मैथमेटिशियंस यूक्लिड टाइम, यूक्लिड के समय के बहुत सारे ग्रेट जो भी ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ज्योमेट्री को क्या सोचा कि उन्होंने ये सोचा कि ज्योमेट्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन व्हिच दे लिव्ड, है ना। ज्योमेट्री को उन्होंने एक मतलब जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में वो रहते हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल माना, इट इज़ नॉट एन रिलेटिव थिंग। उन्होंने ज्योमेट्री को ऐसा सोचा, और उस समय उन्होंने जो पॉइंट्स होते हैं या लाइन होती है, प्लेन होते हैं, सरफेस होते हैं, ये उनके आसपास की जो चीज़ें उनको दिखती थी उससे ही उन्होंने इसकी डेफिनेशंस को ड्राइव किया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सरफेस क्या होता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को जो देखते थे उन्हीं चीज़ों से इनकी डेफिनेशंस और इसकी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने ड्राइव्ड किया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। उन्होंने कुछ इमेजिंग मतलब कि कुछ ऐसा इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ आसपास की जो चीज़ें दिखती थी उन्हीं की चीज़ों से ही उन्होंने बहुत सारे वे पॉइंट, लाइन और प्लेन इन चीज़ों को डिफाइन किया। तो उनके आसपास में जो बहुत सारी सॉलिड की चीज़ें होती हैं, जो स्पेस था आसपास में, उनकी स्टडी से ही उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वाज डेवलप। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन, सॉलिड का जो एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन है उनको उसका डेवलप्ड उन्होंने उनके आसपास में जो बहुत सारा स्पेस था, आसपास में जो बहुत सारी सॉलिड चीज़ें थी, उसके बेसिस पे ही इस नोशंस को डेवलप किया, है ना। नोशन मतलब एक बिलीफ, एक तरीके से कह सकते हो, है ना, कि सॉलिड को क्या समझा जाए, सॉलिड क्या होता है, तो वो होता है। तो उस समय उनके हिसाब से ऐसा था कि सॉलिड में एक शेप होता है, साइज होती है, पोजीशंस होता है, एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे सॉलिड मूव हो सकता है। सॉलिड का कुछ पोजीशंस होता है, कहीं मतलब रखा जाएगा, उसकी कुछ साइज होगी और उसका कुछ शेप होगा, शेप, साइज, पोजीशन, एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हो गया। और जो सॉलिड होता है, अब सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती है उसको हम सरफेस बोलते हैं। मतलब कोई सॉलिड हुआ जैसे ये, है ना, तो इसकी जो ये बाउंड्रीज होती है इसको सरफेस बोल के। तो दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। तो जो सरफेस होती है, सरफेस में कोई थिकनेस नहीं होती है और वो स्पेस को मतलब स्पेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। तो जैसे ये ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये जैसे ये पूरा स्पेस मानते हैं ना, तो स्पेस में अब ये सॉलिड मान लो, ये पूरा अपना स्पेस हो गया
और तो इसके अंदर एक सॉलिड ये है जो भी ये शेप मैंने बनाया है। तो ये सरफेसेस जो होते हैं, अब स्पेस का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ये सरफेसेस जो सेपरेट करते हैं, सरफेसेस जो होते हैं स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करते हैं और दे डोंट हैव थिकनेस, तो ये सरफेस हो गया। सो फिर बाउंड्री जो सरफेस बनता है, सरफेस की जो बाउंड्रीज होती हैं वो कर्व्स होती हैं, आइदर दे विल बी कर्व्स और दे विल बी स्ट्रेट लाइंस। तो ये कर्व और स्ट्रेट लाइन का अंडरस्टैंडिंग हो गया, नोशन हो गया। तो एंड द लाइन एंड्स इन पॉइंट्स, तो लाइन जो होती है वो पॉइंट पे मतलब एंड होती है। जैसे ये लाइन हो गई तो ये 2 पॉइंट पे एंड हो रही है। तो ये सॉलिड का जो नोशन था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशंस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि इन्होंने डेवलप किया था, इससे हमें सॉलिड का पता चला, फिर सॉलिड के सरफेस का पता चला, सरफेस से हमें कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस का पता चला, है ना। सॉलिड, सरफेस, फिर लाइन एंड देन पॉइंट, ये 4 चीज़ों का हमें पता चला इस सॉलिड के नोशन से। अभी इसमें अगर देखा जाए तो इसको मतलब ऐसा कंसीडर कर सकते 3 स्टेप्स फ्रॉम द सॉलिड टू पॉइंट। सॉलिड टिप सॉरी ये गड़बड़ हो गया। सॉलिड से पॉइंट तक आने में 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे ये सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ। और हर एक स्टेप में एक डायमेंशन मतलब एक एक्सटेंशन हमारा लूज हो जाता है, एक डायमेंशन है ना। जैसे सॉलिड हुआ तो वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब उसमें 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ऐसा कह सकते हो। सरफेस हुआ तो वो 2 डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ, विड्थ ही होती है। लाइन हुआ तो वो 1 डायमेंशनल होता है। पॉइंट के पास कोई डायमेंशंस नहीं होता। हर एक स्टेप में आप जाओगे तो एक डायमेंशंस आप लूज करते जाओगे। जैसे सॉलिड से सरफेस में गए तो 3D से 2D में गए, तो अगर सरफेस से लाइन पे गए तो 2D से 1D में गए, लाइन से पॉइंट पे गए तो 1D से मतलब कोई भी D नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस, तो वहाँ पे गए। सो ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा, सॉलिड के बारे में, सरफेस के बारे में, स्ट्रेट लाइन मतलब लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में, इन्हीं को हम मतलब यूक्लिड ने ऐसे ही इन सब चीज़ों को समराइज करके, ये सारे स्टेटमेंट्स को समराइज करके उन्होंने अपनी डेफिनेशंस बनाई। तो उन्होंने जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उनकी जो ट्रीटाइज थी थेल्स, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते थे, जिसमें कि 13 चैप्टर थे, हर एक चैप्टर्स को हम बुक बोलते थे। तो बुक 1 में उन्होंने 23 डेफिनेशंस को दिया, लिस्ट किया, है ना। उन्होंने शुरुआत किया ये सारे डेफिनेशंस के, मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट जो थी उनको एज अ डेफिनेशंस उन्होंने कंसीडर करके अपनी बुक 1 में उन्होंने लिखा, है ना। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जो कि यूक्लिड ने अपने बुक 1 में मतलब रखा था, यहाँ उसमें से कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे दिया गया है। सो पहली डेफिनेशंस अगर बात करें तो पहली डेफिनेशन दिया गया है कि ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट। तो पॉइंट के पास मतलब पॉइंट इज दैट, ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट, मतलब पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता। ए लाइन इज ब्रेड्थलेस लेंथ, लाइन क्या होता है, ब्रेड्थलेस लेंथ होता है। तो पॉइंट जैसे ये पॉइंट हो गया तो पॉइंट के पास कोई और पार्ट नहीं होता है। लाइन हो गया, लाइन में ब्रेड्थलेस लेंथ, तो ब्रेड्थ मतलब विड्थ नहीं होती है, ऐसा हो गया। ब्रेड्थलेस लेंथ क्या होता है, वो लाइन हो गया। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, तो एंड से कोई लाइन हुआ तो उसका जो एंड्स होगा वो पॉइंट हो गया। द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच इज लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन, तो स्ट्रेट लाइन जैसे ये हुआ तो स्ट्रेट लाइन पे, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन बनी नहीं रही है, ऐसा छोटा सा बनाते तो शायद बन जाए। ये मान लो स्ट्रेट लाइन हो, है ना। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे, है ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स पे इवनली लाइज करती है, मतलब इवनली लाइज करना मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं मूव करती है, पॉइंट्स पे ही लाइज करती है। इस तरीके से बोला जाता है कि सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस कोई होगा तो सरफेस में हमेशा, जैसे ये सरफेस है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ
दो ही चीज़ होगा, इसमें हाइट नहीं होती है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस, जैसे ये कोई सरफेस हो गया है ना, ये सरफेस हो गया तो इसकी जो एज होती है वो लाइंस होती है, ये बताया। ए प्लेन सरफेस या सरफेस विच है लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, तो सरफेस में लाइंस होती है तो ये लाइंस हो गया। तो अब अगर प्लेन सरफेस को डिफाइन करने के बाद किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि प्लेन सरफेस जो स्ट्रेट लाइन होती है मतलब उन्हीं में लाई करती है, स्ट्रेट लाइन में इवनली लाई करती है, मतलब इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं करेंगी। जैसे ये लाइंस है तो अगर प्लेन सरफेस देखा जाए तो ऐसा नहीं कि प्लेन सरफेस ऐसा ऐसा करके है, वो इसी स्ट्रेट लाइन में ही इवनली लाइज करेगी। ओके, सो इफ़ यू आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू केयरफुली स्टडी दिस यू फाइंड दैट सम ऑफ द टर्म्स लाइक पार्ट, ब्रेड्थ, लेंथ, इवनली etc नीड टू बी फर्दर एक्सप्लेन क्लियरली। तो यूक्लिड्स ने डेफिनेशंस तो सारी दे दिया, बस उस डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज किया था उन्होंने, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज किया था, जैसे ब्रेड्थ, लेंथ, पार्ट, जो कि दे नीड टू बी डिफाइंड फर्दर, मतलब इनको भी डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन इन्होंने दिया उसकी डेफिनेशंस को जानने से पहले जो टर्म इन्होंने अपनी डेफिनेशंस में यूज किया था उसको भी डिफाइंड करना पड़ेगा, मतलब उनको भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा इनकी डेफिनेशंस को समझने के लिए, है ना। इनकी डेफिनेशन से ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने ब्रेड्थ यूज कर लिया, लेंथ तो ये बताया नहीं कि ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, इवनली लाइज का क्या मतलब होता है, पार्ट क्या होता है, जैसे पॉइंट का डेफिनेशन क्या गया कि जिसके पास कोई पार्ट ना हो, तो पार्ट क्या है वो सब भी डिफाइन करना है। वही ये मतलब डेफिनेशन जो पॉइंट के डेफिनेशन में दिया गया है कि पार्ट है, पार्ट मतलब ए पार्ट नीड टू बी डिफाइन, जो उन्होंने बोला है ना कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट, तो पहले हमें पार्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत है। और अगर मान लो पार्ट, सपोज इफ़ यू डिफाइन ए पार्ट टू बी दैट व्हिच ऑक्यूपाइज एरिया, मतलब पार्ट को अगर तुम ऐसा मान लो डिफाइन करते हो कि पार्ट वो चीज़ है जो कि एरिया को ऑक्यूपाई करता है, तो फिर एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसलिए एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारी और चीज़ों को भी डिफाइन करना पड़ेगा जो कि यूक्लिड्स के डेफिनेशंस में नहीं दिया गया है ना। सो और एग्री टू लीव सम ज्योमेट्रिकल टर्म, तो मतलब ये जो मतलब क्या बोलेंगे इसको, ऐसी जो कंडीशन थी कि मतलब आपको एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए बहुत और सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप पॉइंट को डिफाइन करने गए तो पार्ट को डिफाइन करना पड़ा, पार्ट को डिफाइन करने जाओगे एरिया को डिफाइन करना पड़ा। तो जो मैथमेटिशियंस थे उस समय तो उन्होंने ऐसा एग्री किया कि बहुत सारे जियोमेट्रिकल टर्म्स, जो भी जियोमेट्रिक टर्म्स जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, पार्ट, ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ बहुत सारे जो भी जियोमेट्रिक टर्म्स हैं उनको अनडिफाइंड ही छोड़ के, मतलब अनडिफाइंड ही रहने दें, उसको हम इंट्यूशन से ही समझ सकते हैं, है ना। उन्होंने उस समय के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एग्री किया। इसी तरीके से जो अपना ये था कि लाइन की डेफिनेशन थी, है ना, लाइन की डेफिनेशन में उन्होंने ब्रेड्थ और लेंथ को बोला है, रेफ़र किया है, और उसका लेंथ और ब्रेड्थ का कोई डेफिनेशंस नहीं दिया है। ओके, सो इन ज्योमेट्री वी टेक ए पॉइंट, ए लाइन, ए प्लेन, इन यूक्लिड्स वर्ड्स ए प्लेन सरफेस एज अनडिफाइंड टर्म। सो जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम जो पॉइंट होती है, लाइन होती है या प्लेन होता है, इसकी जो मतलब ये जो टर्म्स होते हैं पॉइंट, लाइन और प्लेन, इसको अनडिफाइंड ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मैथमेटिशियंस ने एग्री किया था कि इसको हम अनडिफाइंड तरीके से ही एक्सेप्ट कर लेते। क्यों अनडिफाइंड तरीके से ही एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आप अगर एक चीज़ को डिफाइन करने जाओगे तो उसके लिए आपको 10 चीज़ों को और डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मतलब उसको अनडिफाइंड तरीके से ही सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, इन सब चीज़ों को अनडिफाइंड तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उसको इंट्यूटिवली, मतलब अपने इंट्यूशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको चाहे तो फिजिकल मॉडल भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लाइन यूज करना है तो आप फिजिकल मॉडल कर सकते हैं, प्लेन को दिखाना आपको
समझना है तो आप फिजिकल मॉडल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो ज्योमेट्री में ये चीज़ें हो गई। ओके, सो यूक्लिड्स ने उसके बाद कुछ एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट को भी फॉर्म किया था, मतलब डेवलप किया था। तो हम उस एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट को भी पढ़ते हैं। तो अपनी डेफिनीशंस जो भी हमने पीछे क्या पढ़ा, यूक्लिड्स के डेफिनीशंस को पढ़ा। तो उनके डेफिनीशंस को जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने एज्यूम किया। यूक्लिड ने क्या किया कि कुछ इन्होंने ज्योमेट्री के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया व्हिच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने ऐसा एज्यूम किया जो कि प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो दीज एजम्पशंस वर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से उनको प्रूव करने की प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सो यूक्लिड्स ने जो भी डेफिनेशंस दिए उस डेफिनेशंस में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रूव करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थे। मतलब ऑब्वियस मतलब स्पष्ट रूप से, यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स, मतलब ये ट्रू ही है। कहीं मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आएगा जो कि इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो इसको बिना प्रूव किए ही इन एजम्पशंस को मतलब माना गया, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं की। तो उन्होंने उनके जो एजम्पशंस थे उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कि एक को एक्जियोम्स बोलते हैं और एक को पोस्टुलेट बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक्जियोम पोस्टुलेट होते क्या। तो ये एक्जियोम या पोस्टुलेट क्या होते थे, कुछ सर्टेन एजम्पशंस होते हैं जो कि ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ये कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो एक्जियोम पोस्टुलेट क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। मतलब ये कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ओके, तो आप याद रखना कि ये एजम्पशंस ही हैं बेसिकली। एक्जियोम्स जब बोल रहे हैं या पोस्टुलेट बोल रहे हैं तो ये एजम्पशंस हैं, बट ये वर्ल्ड वाइड या यूनिवर्सली इट इज़ अ ट्रू और इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। सो जो एजम्पशंस केवल ज्योमेट्री से ही रिलेटेड था, जो कि स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए था, उन्होंने उसको पोस्टुलेट बोला। और जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से लिंक नहीं था, मतलब बहुत सारे मतलब जो जितने भी एजम्पशंस उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिस पे जितने भी एजम्पशन माने उसमें से हम कुछ को एक्जियोम्स बोलते हैं, कुछ को पोस्टुलेट बोलते हैं ना। दो टाइप्स के उसको हम डिफाइन करते हैं। हमने दो टाइप में उसको डिवाइड कर दिया। तो दो टाइप में डिवाइड करने पर एक एक्जियोम्स हुआ, एक पोस्टुलेट हुआ। तो पोस्टुलेट उन एजम्पशंस को बोलते हैं जो कि ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली लिंक्ड हैं, और जो ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली लिंक्ड नहीं हैं उनको हम एक्जियोम्स बोलते हैं या उसको कॉमन नोशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि एक्जियोम्स का सिनोनिम्स कॉमन नोशन भी होता है। कॉमन नोशन मतलब एक्जियोम्स हो जाते हैं। और ये एक्जियोम्स मतलब पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल ज्योमेट्री से ही लिंक है। जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है उसको पोस्टुलेट बोलेंगे, और जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स या पूरे मैथमेटिक्स किसी भी ब्रांच में यूज हो सकता है उसको हम एक्जियोम्स बोलते हैं। तो यूक्लिड्स के वैसे तो बहुत सारे एक्जियोम्स थे, बट उसमें से कुछ एक्जियोम्स को अपने बुक में दिया गया है, जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं ना। यहाँ पे 7 एक्जियोम्स को शायद दिया गया, हाँ। तो 7 एक्जियोम्स को हम देखते हैं क्या होता है। तो पहला एक्जियोम्स है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो किसी थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो मतलब कोई भी चीज़ है जैसे ए बी सी, अगर ए इक्वल टू बी है और बी मतलब ए इक्वल टू सी है तो बी और सी भी इक्वल होंगे, है ना। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, जैसे बी इक्वल टू ए है, सी इक्वल टू ए है, तो बी और सी भी इक्वल होंगे, है ना। सेम थिंग के अगर कोई दो चीज़ें इक्वल है तो वो आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये पहला
एक्सियोम्स का मतलब ये हो गया। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। जैसे अगर a इक्वल टू बी है ना, अगर आप इधर कुछ मतलब ये दोनों इक्वल ही है, अभी a इक्वल टू बी है, आप इधर जैसे c ऐड कर दे रहे हो, इधर भी c ऐड कर रहे हो, तो b प्लस सी और a प्लस सी भी इक्वल्स होगा। इसी तरीके से अगर इक्वल्स है कोई, उस इक्वल्स में से कोई भी इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो a इक्वल टू बी था तो इसमें से c हम सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। a इक्वल टू बी था, अब इधर मान लो इधर से c सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर से भी c सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इक्वल्स में से इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल होगा। तो ये तीसरा एक्सियोम्स हो गया। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। दो चीज़ें अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, वो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये फोर्थ एक्सियोम्स हो गया। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। और मतलब किसी चीज़ का जो संपूर्ण होता है, मतलब फुल जो होता है, वो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, है ना। जैसे 1 है और ये 1/4 है, तो ये क्या हुआ, ये 1/4 पार्ट हुआ, और 1 क्या हुआ, फुल हुआ। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये हो गया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, ये नेक्स्ट चीज़ क्या दिया हुआ है, हाँ, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ का मतलब डबल, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी चीज़ का कोई डबल है तो वो एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, ऐसा दिया गया है ना। थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे कि ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ, ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी, है ना। तो थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जैसे हाफ भी अगर लिया जाए तो ये ए के बराबर होगा, है ना। नहीं मैंने गलत बोल दिया शायद। ओके, एक मिनट। तो ये थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे थे ये 6 और 7th एग्जाम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया क्या, ए इक्वल टू 2b, और यहाँ पे c इक्वल टू 2b। अब a भी मतलब सेम थिंग का डबल, मतलब b का डबल a हुआ और b का डबल c हुआ, तो a और c आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये 6 एक्सियोम्स का मतलब ये हुआ। इसी तरीके 7 एक्सियोम का मतलब a इक्वल टू हाफ भी ले लेते और c इक्वल टू हाफ भी ले लेते, तो सेम थिंग का अगर आधा है कोई चीज़ तो वो आपस में एक दूसरे के इक्वल्स होंगे, वो 7th एक्सियोम में कहा गया है ना। तो ये 7 एक्सियोम्स थे, और इसको आप अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको लगेगा कि ये मतलब जो हमने यहाँ पे बोला ना कि दीज आर द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सबको पता है कि ये चीज़ें सही है, बट दे कैन नॉट बी प्रूव। सो इसलिए इसको बिना प्रूव किए ही हम दिस एजम्पशंस को हम मान लिए हैं, मतलब कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज्योमेट्री में मतलब हमेशा यूज कर सकते हैं, ऐसा मान लिया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि दीज कॉमन नोशंस मतलब एक्सियोम्स है ना। तो दीज एक्सियोम्स रेफर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड होगा शायद, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, हाँ ये गलत है ना, ये सेम होगा, ऐसा सम लिख दिया। दीज कॉमन नोशन रेफर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड। द फर्स्ट कॉमन नोशन कुड बी अप्लाई टू द प्लेन फिगर, है ना। प्लेन फिगर में फर्स्ट कॉमन नोशंस या फर्स्ट एक्सियोम्स अप्लाइड हो सकता है। इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ एन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू द ऑफ द स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो ये एग्जांपल दिया गया है कि प्लेन फिगर्स में ही फर्स्ट एक्सियोम्स हमारा क्या हुआ, फर्स्ट एक्सियोम्स क्या हुआ, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर, मतलब ए अगर बी के बराबर है और ए सी के बराबर, मतलब ऐसा समझ लो बी इक्वल टू ए के बराबर है और सी इक्वल टू ए के बराबर है, तो बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसा कर लो यार, तो सब कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। रुको,
ही जाते हैं, यहाँ पे भी समझते हैं। A इक्वल टू बी है और अगर C इक्वल टू बी है तो A और C आपस में बराबर होंगे, यही पहला एक्सियोम्स कहता है यूक्लिड्स का। तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट कॉमन नोशन या फर्स्ट एक्सियोम्स कुड बी अप्लाइड टू द प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में मतलब एरिया, अगर रेक्टेंगल की एरिया रेक्टेंगल के बराबर, रेक्टेंगल की एरिया स्क्वायर के बराबर है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर की एरिया आपस में भी बराबर होंगी, वही यहाँ पे बोल रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको सेम करवाया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये मतलब टाइपो एरर था। तो सेम टाइम अगर मैग्नीट्यूड सेम काइंड के मैग्नीट्यूड हैं तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, बट अगर वो डिफरेंट काइंड के मैग्नीट्यूड हैं तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको एरिया को एरिया से कंपेयर कर दिया, बट लाइन को एरिया से या रेक्टेंगल से नहीं कंपेयर कर सकते, एंगल को पेंटागन मतलब पॉलीगन जो भी होता है उसको उससे नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। तो सेम काइंड का मैग्नीट्यूड को ही हमें कंपेयर करना है या ऐड करना है, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे दिया है कि कुछ एक्सियोम से हमारा कुछ डेफिनेशन से जो ड्राइव होती है वो दिया गया है। तो जैसे ये है कि एक्सियोम फोर्थ जो भी होता है कि थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो एक्सियोम 4 से हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस को वो जस्टिफाई करता है। इस तरीके से एक्सियोम 5, अगर एक्सियोम 5 देखा जाए तो वो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये ग्रेटर देन की डेफिनेशन से है ना। तो ये बहुत सारे एक्सियोम्स जो कुछ चीज़ों को वो डिफाइन करते हैं या कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, वो बताया गया है कि यहाँ पे हमने एक्सियोम 4 और 5 जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जस्टिफाई करते हैं और ग्रेटर देन की डेफिनेशंस को देते हैं, उसके बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेफिनेशंस भी पढ़ लिया, हमने एक्सियोम्स भी पढ़ लिया, अब हमें पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो पोस्टुलेट्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स एजम्पशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से ही लिंक होते हैं, है ना। एक्सियोम्स क्या होते हैं, वो भी एजम्पशंस होते हैं बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द ज्योमेट्री। ओके, सो यहाँ पे हमारे 5 पोस्टुलेट दिए गए हैं। तो पहला पोस्टुलेट है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, है ना। तो अगर 2 पॉइंट है तो उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये पहला पोस्टुलेट्स हो गया। इस पोस्टुलेट टेल्स अस एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इस पोस्टुलेट से हम क्या एक्सप्लेनेशन या क्या अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो उससे एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पास होगी, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। सो वी स्टेट दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सियोम एज फॉलोज। अगर ये पोस्टुलेट ये भी बोल देता कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन, जो कि वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होती हैं, तो हम इसको पोस्टुलेट बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। तो इसको हम तो जो ये मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी इससे इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे हम एक और एक्सियोम्स जो कि एक्सियोम 5.1 है उसको स्टेट करते हैं, उसको मतलब निकला है उससे। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेज थ्रू देम। तो अगर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए तो उससे केवल एक ही यूनिक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि वो दोनों के दोनों पॉइंट से पास होगी, है ना। अगर सिंगल पॉइंट से देखा जाए तो सिंगल पॉइंट से, जैसे ये P पॉइंट है जिससे बहुत सारी लाइन पास होगी, Q पॉइंट है उससे बहुत सारी लाइन पास होगी, बट अगर इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन की बात किया जाए तो उससे एक ही मतलब इन दोनों पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन पास होगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो भी ऊपर दिया गया है तो ये सेल्फ एविडेंट होता है। तो इसको हम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको एक्सियोम के फॉर्म में ले लिए। ओके, सो दूसरा पोस्टुलेट दिया गया है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, जिसको कि जैसे अभी आजकल की जैसे हम ऐसे खींच दिए तो इसको हम लाइन मानते हैं, बट यूक्लिड क्या बोलते हैं, उसको टर्मिनेटेड लाइन समझते थे,
है ना, वो ये लाइन है, तो लाइन वो समझते थे कि वो इंडेफिनिट एंड तक ही रहती है लाइन, इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हो, इधर भी कितना बढ़ा सकते हो। तो यूक्लिड उसको टर्मिनेटेड लाइन, मतलब जो आजकल के मतलब आजकल के टाइम पे जो हम जिसको लाइन समझते थे, यूक्लिड उसको टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको हम इंडेफिनेटली दोनों एंड पे, मतलब इधर भी बहुत दूर, जितने दूर तक आप ले जाओ, इधर भी जितने दूर तक ले जाओ, उसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद पोस्टुलेट थ्री में क्या दिया हुआ है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो कोई भी, मतलब कोई भी सर्कल ड्रॉ करना हो तो वो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो कोई भी राइट एंगल होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। जैसे अब ये सब चीज़ें देखने से क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मतलब पता है कि हाँ 90 डिग्री लो तो वो तो इक्वल ही होंगे, बट इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज़ों को उन्होंने एजम्पशन माना, और वो एजम्पशन से सारे के सारे एजम्पशन जितना उन्होंने माना वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ थे, है ना, इसीलिए उसको वैसा पीछे के मतलब स्लाइड में ऐसा लिखा गया है। सो ये पोस्टुलेट 5 है, जो कि थोड़ा देखने में काफ़ी बड़ा लंबा दिख रहा है। तो इसका मैं बताता हूँ कि इसमें क्या दिया है। तो इसमें ऐसा दिया है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than the two right angle। तो यहाँ पे टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, दो राइट एंगल का मतलब 90 + 90, है ना। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो ऐसा बोल रहे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती है या मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो जिस साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ये इंटीरियर एंगल्स हुए और ये एक्सटीरियर एंगल हुए। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर मतलब एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम जिस साइड टू राइट एंगल से कम होगा, उधर ही अगर उस लाइंस को इंडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने मतलब इनफाइनाइट तक आप अगर उसको एक्सटेंड करते जाओगे तो वो क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, है ना। मतलब वो एक दूसरे को मीट करेंगी एक पॉइंट पे जा कर के। और जैसे ये हुआ दो लाइन ए बी बी सी, इस पर एक लाइन फॉल हो रही है पी क्यू। अब अगर एक्सटीरियर एंगल देखा जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल देखा जाए तो ये और ये और ये और ये इंटीरियर एंगल हो गया। इन दोनों एंगल का सम आप लोगे तो पता है कि ये 180 से कम आएगा, इधर का एंगल आप लोगे तो 180 से ज़्यादा आएगा। तो जिस साइड में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स, उस साइड में अगर आप उन दोनों लाइन को इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब इनफाइनाइट तक आप अगर उसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो दे विल मीट एट वन सर्टेन पॉइंट। तो इस पोस्टुलेट का मतलब ये हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया कि पोस्टुलेट 5 इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर पोस्टुलेट, दैट इज ऑब्वियस एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। और पोस्टुलेट 1 से पोस्टुलेट 4 वो सिंपल्स हैं और उसको सेल्फ एविडेंट ट्रुथ के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जितने पोस्टुलेट्स हैं इनको मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रूव देम, सो दीज स्टेटमेंट्स वर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। क्योंकि वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ थे, प्रूव करना मतलब उनको पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इनको विदाउट प्रूफ के ऑल वर्ड अक्रॉस इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब आज के दिनों में अगर ऐसा बोला जाए तो हम पोस्टुलेट और एक्सियोम्स को मतलब वी डोंट डिफरेंशिएट इन बिटवीन देम, वी यूज देम इंटरचेंजेबली, है ना, एज ए सिनोनिम्स। मतलब पोस्टुलेट भी बोला तब भी सेम थिंग है, एक्सियोम जो बोला तब भी सेम थिंग्स है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। तो पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। व्हेन वी से द लेटेस्ट पोस्टुलेट वी मीन लेटेस्ट मेक सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना इन द यूनिवर्स, इज ट्रूथ एंड वैलिडिटी इज चेक्ड आफ्टरवर्ड, इफ इट इज ट्रू देन इट इज एक्सेप्टेड एज ए पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट एक वर्ब होता है।
जब पॉस्टुलेशन मतलब कि कोई फिनोमिना जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो उससे कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं। अगर वो हमें ट्रू है तो हम उसको पॉस्टुलेट मान लेते हैं, है ना। ऐसा इसमें दिया गया। एक्जियम्स क्या होता है? एक्जियम्स कॉल्ड द कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। एक्जियम्स हम कभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा लिखा है कि जैसे दो एक्जियम्स मतलब कोई स्टेटमेंट होगा वो कभी एक दो कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट मतलब कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। इफ़ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम द दीज एक्जियम्स ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्जियम्स आर प्रोबेबली प्रूवन स्टेटमेंट previously proven, so may when any systems of axiom is given you need to be ensured that the system is consistent। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी मतलब एक्जियम्स कंसिस्टेंट होते हैं, तो जब भी कोई एक्जियम्स दिया गया है तो मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम इन एक्जियम्स से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट निकालें जो कि पहले दिए गए किसी भी एक्जियम्स के या कोई भी स्टेटमेंट्स हो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। उससे मतलब वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि हम गिवन एक्जियम्स से कोई ऐसा सेंटेंस डिड्यूस या ऐसा कोई सेंटेंस नहीं निकाल सकते हैं, या इट निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है या पहले का कोई एक्जियम्स है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, है ना। तो इसीलिए एक्जियम्स को कंसिस्टेंट बोला जाता है। सो यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट एंड एक्जियम्स, ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट। सो ये पोस्टुलेट एंड एक्जियम्स को यूज करके बहुत दूसरे सारे रिजल्ट्स ज्योमेट्री में यूक्लिड ने प्रूव किए हैं। द यूजिंग दीज रिजल्ट्स ही प्रूव्ड सम मोर रिजल्ट बाय अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग। सो ये सारे जो भी पोस्टुलेट्स एंड एक्जियम्स थे इनको यूज करके और डिडक्टिव रीजनिंग जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसको अप्लाई करके उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव किया। तो जो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने प्रूव किया उसको हम प्रोपोजिशन या थ्योरम भी बोलते हैं। तो उन्होंने अभी तक 465 थ्योरम्स को डिड्यूस किया है बेस्ड ऑन मतलब यूज करके। ये एक्जियम्स जो भी पीछे पढ़ा, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन, ये तीनों चीज़ें हमने पीछे पढ़ लिया इंग्लिश के, इन सारी चीज़ों का यूज करके और जो थ्योरम्स उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पे मतलब प्रूव किया था या निकाला था, जो थ्योरम्स उन्होंने डिड्यूस किया था उससे उन्होंने 465 प्रोपोजिशंस को मतलब डिड्यूस किया था, ओके, प्रूव किया था। ओके सो आगे हम ये दो एग्जांपल्स हैं, मैंने एग्जांपल्स को इसलिए ले लिया कि ये एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको एग्ज़ाम में पूछा भी सकता है। तो जैसे इस एग्जांपल्स में बोल रहा है कि अगर ABC 3 पॉइंट हैं और B इन दोनों के बीच में लाई करता है तो हमें A + B = B + C = AC होता है, जो कि हमें पता ही होगा, तो उसको प्रूव करना है। तो हमने एग्जाम 4 में क्या पढ़ा था, जैसे AB + BC एक अलग लाइन मान लो आप और AC को अलग लाइन मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, फोर्थ एक्जियम्स को यूज किया तो ये हमारा प्रूव हो गया। उसी तरीके से ये है कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर दिया गया है तो उस पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके सो इक्विलैटरल, सो अच्छा एक चीज़ में यहाँ पे शायद पिछले किसी जगह पे वो जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में बोला था कि मतलब उसके एंगल्स, सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, तो मैंने शायद वहाँ पे गलत बोल दिया था, है ना, सॉरी उसके लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में मतलब दो साइड्स इक्वल्स होती हैं, ओके, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दो अलग होते हैं, मैंने पीछे शायद
गलती से इक्विलैटरल ट्रायंगल की फीचर्स को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में बता दिया। तो आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल्स होती हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल्स होती। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रूव करने को बोल रहा है। तो पोस्टुलेट 3 क्या है? यूक्लिड के पोस्टुलेट 3 पे जाते हैं कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये पोस्टुलेट 3 को यूज किया। तो हम ए को सेंटर माना, ए बी का रेडियस लिया, एक आर्क लगाया, है ना, ये वाला आर्क लगाया ऐसे, फिर बी को सेंटर लिया, बी को रेडियस लिया, दूसरा आर्क लगाया ऐसे, दोनों आर्क एक दूसरे को सी पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब सी से ए को और सी से बी को मिलाया। तो चूँकि अब ये ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि अगर ये आर्क है तो एक सर्कल मतलब ड्रॉ कर रहे थे, तो ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो एक सर्कल पे है, तो ये ए सी इक्वल टू ए बी, चूँकि ये किसके बराबर है? ए सी इक्वल टू ए बी, जो कि ये एक सर्कल के रेडियस हैं। उसी तरीके से बी सी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी इक्वल टू, फिर उससे ये बोल सकते हैं, तो पहले क्या है, रुको, पहले वाला सर्कल लिए, इसको सेंटर ले करके ऐसे जो सर्कल बनेगा, ऐसे वाला, ऐसे सर्कल जो बनेगा, तो वहाँ से हम ए सी इक्वल टू ए बी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। जब यहाँ पे सेंटर ले करके ऐसे आर्क लगाते हुए ये सर्कल बनाया, तो यहाँ पे भी 2 रेडियस है, ए बी इक्वल टू बी सी, है ना। बी ए और ए बी एक ही होता है, मतलब बी ए लिखो या ए बी लिखो, है ना, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ये बी सी है। अब ये हो गया। अब अगर ये एक्लिप्स का एक तो पोस्टुलेट 3 होकर हमने सर्कल ड्रॉ किया, फिर एक्लिप्स का एक एक्सियोम है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब ए सी इक्वल टू ए बी है और बी सी इक्वल टू ए बी है, तो मतलब ए सी और बी सी भी आपस में बराबर होंगे। ए सी इक्वल टू बी सी होगा और ए सी ऑलरेडी बी सी के बराबर है ना। तो ए बी इक्वल टू ए सी ऐसा बोल सकते हैं। तो यूक्लिड्स के एक पोस्टुलेट और एक एक्सियोम को यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये कोई भी लाइन सेगमेंट पे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 5.1 दिया गया है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ओके, 2 डिस्टिंक्ट लाइन है अगर, तो कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। 2 लाइन है तो उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हो नहीं सकते। अब उसको प्रूफ कैसे किया गया है? प्रूफ ऐसे किया गया है कि देखो, इसमें वैसा माना गया कि 2 लाइंस एल और एम है, वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन फॉर द टाइमिंग। लेट अस सपोज दैट द 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, से पी एंड क्यू। तो ऐसा मान लिए कि हम दोनों लाइंस जो एल और लाइन एम है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि 2 लाइंस कभी भी लोगे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बट हम ऐसा मान रहे हैं कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यू हैव 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू। 2 लाइंस हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू से मतलब पास हो रही हैं, बट दिस एजम्पशन क्लैशेज विद द एक्सियोम 5.1 दैट ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे पी और क्यू अगर अलग अलग, पी और क्यू पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, ऐसा हुआ तो मान लो ये पी हुआ, ये पी हुआ और ये क्यू हुआ। तो पी अगर दो ये लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट पे, मान लो एक पे करती तो ये पी वाला पॉइंट हुआ और क्यू यहाँ पे होता। तो जब भी इंटरसेक्शन लाइन है तो मतलब वो लाइन पी क्यू से भी पास, मतलब पी से भी पास होगी, क्यू से भी पास। दूसरी वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन मान लो एल है और ये वाली लाइन एम है। लाइन एल भी पी एंड क्यू से पास होगी, लाइन एम भी पी एंड क्यू से पास होगी। जबकि एक्सियोम 5.1 में क्या गया कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा तो उससे एक ही लाइन पास होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियोम्स है तो मतलब
उस एक्सियोम्स पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़, तो इसीलिए पी और क्यू हमेशा सेम ही पॉइंट होंगे, है ना। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन हैं उन पे एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते हैं, है ना। चाहे वो इंटरसेक्ट करें, जैसे ये लाइन है, वो मान लो मिले भी तो इधर हुआ इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही कॉमन पॉइंट, दो से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकती हैं। तो ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक पॉइंट से, मान लो ये एक पॉइंट है, अब इससे एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन, तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमारा जो एक्सियम्स था कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही सिंगल लाइन पास होती है, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा, है ना। ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होता। सीधे हम आंसर में ही देख लेते हैं। ये एक्सियम 5.1 था ना कि देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इस एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है अगर ऐसा होता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसी तरीके से टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये हमारा एक पोस्टुलेट था यूक्लिड का। कौन सा पोस्टुलेट था? पोस्टुलेट 2 था, है ना। तो ये हमारा पोस्टुलेट 2 के हिसाब से ये ट्रू है। उसी तरीके से आगे बढ़ गया, हाँ यहाँ पे चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक्सियम 4 है ना। ये भी ट्रू है, जो भी ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, टू सर्कल्स इक्वल मतलब दे आर कॉन्साइड इच अदर। तो अगर वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उसका सारा चीज़ इक्वल्स होगा, तो उनके रेडियाई भी इक्वल्स होंगे। ओके, उसी तरीके से क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारा ये भी सही है। क्यों? क्योंकि एक्सियम 1 में है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द ईच अदर, है ना। वो एक्सियम्स में 1 में दिया गया है, तो एक्सियम्स 1 के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों ट्रू हैं, और ये सेकंड और फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट है, और उसके रीजंस दिया गया है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। गिव ए डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे? हाउ माइट यू डिफाइंड देम? है ना। तो क्वेश्चन 2 में दिया गया है हमारा, पहले पूछ रहा है पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो पैरेलल लाइंस कोप्लेनर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होती हैं। ओके, पैरेलल लाइंस वो कोप्लेनर होंगी, मतलब एक ही प्लेन में होंगी, और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दे फॉर्म द सेम एंगल व्हेन दे क्रॉस अनदर लाइन, है ना। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक थर्ड लाइन है, उसको फॉर्म करती है तो वो सेम एंगल बनाती हैं। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, है ना। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो दे फॉर्म द सेम एंगल व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। ये पैरेलल लाइंस की एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के कोप्लेनर्स होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब भी वो किसी थर्ड लाइन को क्रॉस करती हैं तो उससे सेम एंगल फॉर्म करती हैं। अब इसमें अगर देखा जाए इस डेफिनेशन में, तो हमें कोप्लेनर अनडिफाइंड टर्म है उसको डिफाइन करना है। तो कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा। एंगल क्या होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सब अनडिफाइंड टर्म्स हैं, है ना। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि आर द अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। पहले तो उसका डेफिनेशन देना है। डेफिनेशंस में उसमें कुछ ऐसा, अगर उस डेफिनेशंस में कुछ ऐसा टर्म्स आ रहा है तो क्या उसको आपको मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। अगर हाँ तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है।
है ना। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन अगर देखा जाए तो वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। अब इसकी डेफिनेशंस में अगर हम देखा जाए तो मतलब ये इंटरसेक्ट का डेफिनेशंस, लाइंस की डेफिनेशंस, इन सबको इस डेफिनेशंस में आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर लाइन डिफाइन करने से पहले आपको लाइंस डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्ट करते हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन क्या होता है। और फिर थर्ड डेफिनेशन अगर देखा जाए लाइन सेगमेंट, उसकी डेफिनेशंस है कि लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाई टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, है ना। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है। तो ये दो डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट पी एंड क्यू के थ्रू बाउंडेड होती हैं और एक स्ट्रेट लाइन होती है। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट होती है जो कि बाउंडेड होती है बाई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये इधर भी खींचते जाओगे ऐसा खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे काट दिया और यहाँ पे 2 पॉइंट पी एंड क्यू से बाउंडेड है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी लाइन की डेफिनेशंस क्या होती है, पहले उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ये दीज आर द पॉइंट क्या होते हैं वो डिफाइन करना, एंड पॉइंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स आ ही जाते हैं इसमें, जो कि आपको डिफाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि ज्योमेट्री में अनडिफाइंड तरीके से इसको ले लिया गया बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मतलब मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ सॉलिड। उससे बहुत सारा पॉइंट आया ना, उससे बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट थे, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लिए थे, मतलब अनडिफाइंड तरीके से इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्योंकि इसको डिफाइन करने जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। ओके, उसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल, इसके डेफिनेशंस को पूछ रहा है तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, है ना। जैसे ये सर्कल है तो इसका सेंटर हो गया, तो रेडियस अगर डिफाइन करना है तो इसके सेंटर से इसके एज तक कोई भी लाइन होगी वो हमारी रेडियस होगी। तो इसमें सेंटर क्या होता है, पहले वो अनडिफाइंड टर्म है वो डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट, लेंथ, ये सब अनडिफाइंड टर्म है तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और दूसरी डेफिनेशन इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दो सर्कल टू ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको भी रेडियस ऑफ सर्कल ही बोलते हैं। उसी तरीके से स्क्वायर, स्क्वायर को डिफाइन करने पे स्क्वायर इज द 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर विद द 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ये 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर होता है स्क्वायर, जिसमें 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल्स होती है और 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें भी अपना अगर देखा जाए तो प्लेन क्या होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एंगल्स क्या होते हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा, साइड्स क्या होते हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सब अनडिफाइंड टर्म है जिसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और ए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स इट हैज़ 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल। ये स्क्वायर की दूसरी डेफिनेशन है कि स्क्वायर में ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 इक्वल साइड्स होते हैं और 4 इक्वल एंगल्स होते हैं। 4 इक्वल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं कि है क्या वो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो 2 पोस्टुलेट दिया गया है। पहला पोस्टुलेट यह है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये पहला पोस्टुलेट हो गया है। एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट there exist at least 3 points that are not on the same line। ये 2 पोस्टुलेट दिए हुए, तो इसमें बोला है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म।
ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कोई अनडिफाइंड टर्म है वो पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, ये पूछ रहा है। कंसिस्टेंट मतलब ये दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रहे हों, है ना। और डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और वो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं नहीं, वो आपको बताना है। तो अगर पहला देखा जाए तो एक मिनट यहाँ पे आते हैं। अनडिफाइंड टर्म्स अगर उसमें देखा जाए पोस्टुलेट में, तो पॉइंट्स और लाइन ये मिल रही हैं। कंसिस्टेंट मीन कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सिनारियो को, अलग अलग सिचुएशंस को मतलब डिपिक्ट करें, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में है। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, मतलब वो कंसिस्टेंट हैं। और दे डोंट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट, यूक्लिड के पोस्टुलेट से मतलब नहीं ड्राइव किया गया है। ये जो पोस्टुलेट दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको यूक्लिड के पोस्टुलेट से नहीं ड्राइव किया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपना पूछ रहा है कि एक लाइन दिया गया है, पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन मुझे लिख लेना चाहिए था वहाँ पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एक पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 पॉइंट है ए एंड बी, उसके बीच में एक पॉइंट सी है। इट इज़ सिचुएटेड सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये कंडीशंस हमें दी गई है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, मतलब ए सी ए बी का आधा है, वो हमें प्रूव करना है। तो सी ए और बी के बीच में लाई करता है, तो बीच में लाई करता है, तो अगर ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी ले लिया, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, जो कि सी ए और बी के बीच में लाई करता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे आधा आधा, तो ये पूरे के बराबर होगा। तो एग्जाम 4 में अपना एक एग्जाम्पल भी इसी तरीके से था। तो एग्जाम 4 में क्या कि अगर थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ए सी और प्लस बी सी, इसको ए सी प्लस बी सी ऐसा एक लाइन मानो, ए सी प्लस बी सी वाला हो गया, और ए बी एक लाइन हो गया। ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही थी, ये एक दूसरे को बराबर हैं। और वैसा दिया भी गया है कि ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी की जगह हमने ए सी रख दिया, तो 2 ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, अब इधर भी ए सी ऐड कर दो और इधर भी ए सी ऐड कर दो, तो बी सी प्लस ए सी इन दोनों को मिला करके अपना ए बी बन जाएगा, और इधर ए सी प्लस ए सी मतलब 2 ए सी हो जाएगा, और वो हो जाएगा। क्योंकि इसको आप ऐसा मान सकते हो कि वो इक्वल्स, जब इक्वल्स में ऐड होते हैं तो वो इक्वल्स होते हैं। इक्वल्स में जब इक्वल्स ऐड करते हैं, अपना एक एक्सोम्स था ना, तो उससे भी प्रूव कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। सो कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसमें एक ही मिड पॉइंट होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। जैसा हमने वो थ्योरम 5.1 में था ना, तो ऐसे ही कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो मतलब एक ही यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा होता है। तो इसमें भी हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 मिड पॉइंट है, सी और डी। तो सी अगर मिड पॉइंट है, तो हमें जो ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 4 में थ्योरम है, हमने प्रूव किया कि अगर सी उसका मिड पॉइंट है किसी चीज़ का, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, और डी भी मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 से ही। बट जब भी एग्जाम में आपके पास आएगा, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने प्रूव किया, या इतना आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, कि किसी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में मतलब है सी, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, इतना स्टेटमेंट तक आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज करना। आप डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना। तो ए सी, अब ये ऊपर जो हमने ये एक स्टेटमेंट ए बना, एक स्टेटमेंट ए बना। अब वहाँ पे हमारा अगर पहला एक्सियोम्स था कि ये मतलब थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो ए सी इक्वल टू ए बी है, ए डी इक्वल टू मतलब ए सी इक्वल टू हाफ ए बी है, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी है, तो ए सी और ए डी आपस में बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल है जबकि सी और डी
दोनों एक ही पॉइंट हो और या दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, तो इसीलिए कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसका एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। तो ये हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक फिगर दिया गया हुआ था ABCD। तो इसमें दिया गया है कंडीशन कि अब इफ़ AC इक्वल टू BD, तो हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। तो AC इक्वल टू BD ये हमारा दिया गया है। अब एग्जाम 3 में इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये इक्वल्स है हमारा, इसमें से हमने BC दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो भी इक्वल होंगे। तो इसका AC माइनस BC क्या, रिमाइंडर AB बचा, ABD माइनस BC क्या, रिमाइंडर CD बचा, ये आपस में इक्वल्स होंगे और हमें यही तो प्रूव करना था। ओके, तो ये प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया AB इक्वल टू BCD। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है वो पहले देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लिड्स के एक्सियम में जो एक्सियम 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया गया। एक्सियम 5 क्या है, एक्सियम 5 ये है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना, किसी चीज़ का मतलब होल लोगे और उसका कोई भी मतलब पार्ट लेते हो तो वो होल हमेशा उससे बड़ा होगा। ये वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज़ के लिए ले लो, चाहे वो किसी पार्ट को डिवाइड कर रहे हो, किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, है ना, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, उसको आप डिवाइड करो तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब इसको मान लिए हैं, क्योंकि ये कभी यूनिवर्स इसमें वर्ड देखो आप, वर्ड क्या लिखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना गया। तो यूनिवर्स में ही मतलब यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ तो ये चीज़ मतलब कभी इसको फॉल्स आप प्रूव ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया, है ना। इसके वर्ल्ड में ही इसका वो छुपा हुआ है। ओके, सो ये हमारा यहाँ तक का अपना जो बुक में कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, एक्सरसाइज दी हुई थी, यहाँ तक ये कवर हो जाती है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अपना अपेंडिक्स 1 से रिलेटेड था। अपेंडिक्स 1 में बहुत सारे डेफिनीशंस और वगैरह दिया गया था, तो मैंने सोचा कि उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पे ले लें। तो आगे 4-5 स्लाइड है, 4-5 स्लाइड, तो उसमें हम अपेंडिक्स 1 जो कि इस बुक में लास्ट में दिया गया उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये देख लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। अगर आगे आपको कुछ सीखना है तो आगे इसमें आप कंटिन्यू रखिए, कुछ आपको अलग ही सीखने को मिलेगा, है ना। ओके, सो इसमें सबसे पहले आता है कि हमारा मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट क्या होता है। तो उससे पहले हम स्टेटमेंट क्या होता है वो जानते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, ए स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस व्हिच इज नॉट एन ऑर्डर ऑन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टेटमेंट कोई एक ऑर्डर या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है। स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस होता है बट ये एक ऑर्डर नहीं होता है और ना ही ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ये क्वेश्चंस भी नहीं होता है ना। तो स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जो कि एक क्वेश्चंस नहीं होता है, और जो कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है, और ये एक ऑर्डर भी नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें नहीं होती है। तो स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जो कि ना एक ऑर्डर होता है, ना एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ना ही एक क्वेश्चंस होता है। तो कोई भी स्टेटमेंट इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तो वो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो, या तो ऑलवेज फॉल्स हो, या तो वो एम्बिग्यूस हो। एम्बिग्यूस मतलब पता ही नहीं, कोई एम्बिग्यूटी है मतलब अस्पष्ट ही नहीं हो, मतलब अस्पष्ट हो, है ना। तो ये 3 चीज़ें किसी भी स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो सकती हैं, बट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्बिग्यूअस। तो कोई अगर ये जनरली कोई स्टेटमेंट आप लेते हो तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आप कंसीडर करते हो तो उसमें कभी एम्बिग्यूटी नहीं होती, या तो वो ट्रू होगा या तो वो
फॉल्स होगा, है ना। या तो वो एक्सेप्टेबल होगा, या तो वैलिड होगा, या तो वो फॉल्स होगा, है ना। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बी से दैट स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज ट्रू फॉल इफ इट इज ऑलवेज ट्रू अदरवाइज इट इज कॉल्ड द फॉल्स। तो कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तभी बोली जाती है जब वो हमेशा ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स होता है ना। द वर्ड एम्बिगुअस नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। देयर आर 2 सिचुएशन व्हिच मेक्स स्टेटमेंट एम्बिगुअस। तो 2 सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोई भी स्टेटमेंट एम्बिगुअस होता है। पहली सिचुएशन ये है कि वी कैन नॉट डिसाइड इफ़ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। मतलब हम स्टेटमेंट कोई दिया गया है तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि वो हमेशा ट्रू होगा और हमेशा फॉल्स होगा। ना तो वो हमेशा फॉल्स होता है, कुछ कंडीशंस के लिए वो ट्रू होगा और कुछ कंडीशंस के लिए वो फॉल्स होगा। तो जहाँ पे हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि वो हमेशा ट्रू है या हमेशा फॉल्स है, तो वहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे स्टेटमेंट एम्बिगुअस होता है। दूसरी एम्बिग्यूटी की सिचुएशन ये होती है कि स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव में अलग अलग उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव होता है, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ही मतलब वो होता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ लोगों के लिए वो सही है और कुछ लोगों के लिए नहीं सही है। जैसे कि डॉग्स आर इंटेलिजेंट, तो कुछ लोग मानते हैं कि डॉग्स इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होते हैं। तो कभी ये ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया कि डॉग्स आर इंटेलिजेंट, तो ये हमारा एम्बिगुअस सेंटेंस होता है। कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। उसी तरीके के टुमारो इज थर्सडे, तो ये भी हमेशा सही नहीं है। जैसे कि अगर आप मंडे को ये वेडनेसडे को देखते हो, वेडनेसडे के लिए टुमारो थर्सडे होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और बाकी दिनों के लिए ये फॉल्स होगा। तो ये भी मतलब हमेशा सही और हमेशा गलत हो ऐसा नहीं हो। तो इसीलिए ये 2 सिचुएशंस से एम्बिग्यूटी, मतलब ये 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें एम्बिग्यूटी आती है, एम्बिग्यूटी जनरेट होती है। ओके, अगर हमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है मैथमेटिक्स में, उसको इस्टेब्लिश करना हो तो हमें सबसे उसमें क्या करना पड़ता है कि उसका एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है। काउंटर एग्जाम्पल मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ता है जिसमें वो उस रूल को ब्रेक डाउन कर दे, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको इस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, जो कि उस रूल को ब्रेक डाउन कर दे। इसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमने चैप्टर्स में पढ़ा था कि डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करके ही यूक्लिड्स ने बहुत सारा स्टेटमेंट्स को वैलिड किया था, प्रूव किया था। तो वो क्या होता है, तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है वो पढ़ते हैं। सो मेन लॉजिकल टूल यूज्ड इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ एन अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो जब भी हमें अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट रहता है तो उसको इस्टेब्लिश करने में जो मेन लॉजिकल टूल होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग होता है ना। कोई भी अनएम्बिगुअस अगर स्टेटमेंट है तो उसको इस्टेब्लिश करने में मेन लॉजिकल टूल हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया था बुक में कि इफ़ ए कार्ड हैज़ एन इवन नंबर ऑन वन साइड इट हैज़ एन वॉवेल ऑन द अदर साइड। अगर एक मतलब कोई का मतलब कार्ड है तो कार्ड के अगर एक साइड में इवन नंबर है तो उसके दूसरे साइड में वॉवल होगा, ठीक है। अब ऐसा पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्ड यू नीड टू टर्न ओवर टू चेक इफ़ द रूल इज़ ट्रू। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है कि नहीं है। मान लो आपने कोई नंबर्स इवन नंबर्स वाला ड्रॉ किया और उसके पीछे वॉवेल नहीं निकला, है ना। तो इसको आपकी वैलिडिटी, इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ कार्ड्स को आपको टर्न ओवर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे 4 कार्ड दिया गया है तो इसमें आपको मिनिमम कार्ड को ही डिस्टर्ब करना है जिससे कि आपको इस रूल की वैलिडिटी को पता चल जाए। तो इसमें डिडक्टिव रीजनिंग ऐसा है कि ऐसा नहीं बोला गया है कि जिस कार्ड में एक साइड में वॉवेल हो उस साइड में दूसरे साइड में इवन नंबर हो। ऐसा दिया गया है कि अगर कार्ड के एक साइड में इवन नंबर हो तो दूसरे साइड में वॉवेल है, बट ऐसा नहीं दिया गया कार्ड में अगर एक साइड में वॉवेल हो तो दूसरे साइड में इवन नंबर हो, है ना। तो वॉवेल हो तो मतलब कि अपना ए, जैसे ये ए है तो ये हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर इसको हम ड्रॉ किए
तो दूसरे साइड में अपना वॉवेल निकले, तो ऐसा नहीं है। और ये रूल ये भी बोलता है कि अगर मान लो एक साइड में जैसे इवन नंबर स्टेटमेंट क्या दिया कि इवन नंबर हैगा तो दूसरे साइड वॉवेल होगा, बट ऐसा नहीं दिया गया कि अगर एक साइड में वॉवेल है तो दूसरे साइड में इवन नंबर हो। और इस रूल में ऐसा नहीं दिया गया अगर एक साइड में ऑड नंबर हो तो दूसरे साइड में कॉन्सोनेंट होगा, है ना। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑड नंबर हो एक साइड में, दूसरे नंबर में आपका वॉवेल भी आ सकता है, तो ये कार्ड भी हमें नहीं ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके से ये जैसे जो रीजनिंग लगा रहे हैं हम कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं दिया गया तो ऐसा होगा, तो इस तरीके की जो हम रीजनिंग लगाते हैं पजल्स को सॉल्व करने में, इस तरीके की रीजनिंग को ही हम डिडक्टिव रीजनिंग करने हैं। मतलब कुछ लॉजिक को यूज करके ही हम कुछ स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। कुछ स्टेटमेंट अपना लॉजिक लगा करके कुछ स्टेटमेंट को हम ड्राइव कर रहे हैं, और इस तरीके की जो रीजनिंग होती है इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ओके, सो इस पजल्स में मतलब अब हमने रीजनिंग लगा लिया कि अगर आपका वॉवेल हो, मतलब आपको इस रूल को डिस्प्रूव करना हो, इस रूल को इनवैलिड अगर बोलना हो, तो आपको मिनिमम कितने कार्ड्स को आपको टर्न ओवर करना पड़ेगा। तो इस रूल की वैलिडिटी में है कि अगर एक साइड में अपना इवन नंबर है तो वो वॉवेल हो, दूसरे साइड में वॉवेल होगा, इसको हमें डिस्प्रूव करना था। एक इवन नंबर वाला ये कार्ड लेंगे, और एक साइड में जैसे ये है, अगर ऐसा नहीं बोला गया है कि एक साइड में अगर वॉवेल हो तो दूसरे साइड में इवन नंबर होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसमें हम ये दोनों कार्ड को टर्न ओवर करेंगे, है ना। क्योंकि तो ऊपर चूँकि ये दोनों स्टेटमेंट से हमारा जो ए होगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो हमने लिखा ना, ये और ये वाला, इससे हमारा ए वाला नहीं टर्न ओवर करेंगे, और इस वाले से हमारा 5 वाला नहीं टर्न ओवर करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो वो आ सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। हमें ऐसे कार्ड को ड्रॉ करना जिसमें इस स्टेटमेंट की वैल्यू दे। इसमें दिखा कि इवन नंबर हो तो वॉवेल नहीं, अगर इसको ड्रॉ किए इवन नंबर या दूसरे साइड वॉवेल नहीं आया तो ये रूल इनवैलिड हो जाएगा। फिर अगर इसको टर्न ओवर किया तो अगर दूसरे साइड में हमारा वो नहीं आया, इवन नंबर आ गया, तो ये भी तब भी ये रूल इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट से, ये वाले और ये वाले से ए और 5 कार्ड को हम नहीं स्वाइप करेंगे, बी और 6 वाले कार्ड को स्वाइप करेंगे। तो इस तरीके की रीजनिंग को हम डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग कोई भी स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट सही है नहीं है उसको कंक्लूड करने में काफ़ी हेल्प करती है हमें, है ना। सो ये हो गया। इसके बाद ये थ्योरम्स, कंजक्चर और एक्जियोम्स, ये क्या होते हैं वो दिया गया। तो थ्योरम्स, कंजक्चर और एक्जियोम्स क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में 3 डिफरेंट काइंड के स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो कुछ स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते हैं, कुछ को कंजक्चर बोलते हैं, कुछ को एक्जियोम्स बोलते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जानते हैं। थ्योरम्स क्या होता है। थ्योरम्स वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि जिसके ट्रूथ को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, मतलब प्रूव कर दिया गया है ना। ऐसे स्टेटमेंट जिसके ट्रूथ को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम थ्योरम बोलते हैं। जैसे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, इसको प्रूव किया गया है, तो ये थ्योरम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज इवन, ये प्रूव कर दिया गया। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 16, तो ये अपना क्या हो गया, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो इसको हम थ्योरम बोलते हैं। वहीं अगर कंजक्चर की बात किया जाए तो कंजक्चर इज अ स्टेटमेंट व्हिच वी बिलीव इज ट्रू बेस्ड ऑन आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। तो हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट को हम मतलब बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को मतलब हम अपने इंट्यूशन के बेसिस में, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कंजक्चर बोलते हैं। तो कंजक्चर ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। इफ़ वी प्रूव देम इट बिकम्स ए थ्योरम। तो कंजक्चर की जब मतलब कंजक्चर एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसको बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है। तो
अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे जब भी हम उसको ट्रू मतलब उसको प्रूव कर देते हैं कि वो ट्रू है तो हम उसको थ्योरम मान लेते हैं। और तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कंजक्चर बोलते हैं। जैसे 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड ऐड देम, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिया, जैसे 2 4 6, इसको ऐड किया 12 आया, इसको ऐड किया 18 आया, 24 आया, 30 आया, 60 आया। इज देयर एनी पैटर्न यू कैन गेस इन दिस सम्स, व्हाट कैन यू कंजक्चर अबाउट देम। वन कंजक्चर कुड बी द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज इवन, तो एक कंजक्चर ये हो गया। अब इसको अगर आप प्रूव कर दिए तो एक थ्योरम बन जाएगी, है ना। कंजक्चर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो ये डिफरेंस है। और जो थ्योरम होती है वो हमेशा ट्रू होती है चूँकि वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। और सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई 6, तो ये 2 कंजक्चर एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कंजक्चर में कि पास्कल ट्रायंगल दिया हुआ है। पास्कल ट्रायंगल, इसमें लाइन सम ऑफ द नंबर्स, है ना, ये लाइंस होती है और ये अपना पास्कल ट्रायंगल होता है, इसमें इधर सम ऑफ द नंबर्स होता है। तो व्हाट कैन यू कंजक्चर अबाउट द सम ऑफ द नंबर्स इन लाइन 7 एंड 8। ये बहुत सारी लाइंस होती है, हर लाइंस में जितने नंबर्स होते हैं उसका सम इधर दिया गया है। तो 7th और 8th लाइन्थ, ये वाली लाइन्थ और ये वाली लाइन्थ में हम क्या कंजक्चर कर सकते हैं वो पूछ रहा है। और व्हाट अबाउट द सम ऑफ द नंबर्स, लाइन 21 में लाइन 21 के नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। आप कोई पैटर्न देख रहे हो वो पूछ रहा है। मेक ए गेस अबाउट द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द नंबर्स इन लाइन एन, तो nth लाइन में जो नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो 7th लाइन में अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखा जाए 1 2 4 6 4 मतलब 4 8 मतलब हमेशा डबल डबल होता जाए तो 32, तो जो 7th लाइन होगा उसमें 64 आ जाएगा। उसी तरीके से नंबर 8 में जो होगा वहाँ पे 128 आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया। इसी तरीके से अगर 21th लाइन में देखा जाए तो सम ऑफ द नंबर्स इन 21th लाइन में ये 2 2 0 हो जाएगा सम ऑफ द नंबर्स 21th लाइन में। ओके, अगर उससे एक फार्मूला ड्राइव किया जाए तो ये जैसे ये 26 नहीं है 2 की पावर 6 है ना, और ये 2 की पावर 7 है ना। इसको आप 26 में 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 है। तो जैसे 7th लाइन में 2 की पावर 6 है, 8th लाइन में 2 की पावर 7 है। इसी तरह का 20th लाइन में क्या होगा, 8 है तो 8 से मतलब 8 लाइन में 1 से कम होता है, तो ये 2 की पावर 20 हो जाएगा। 220 नहीं है, मतलब 220 नहीं है, 2 की पावर यहाँ पे 20 है ना, 2 की पावर 20, मतलब इसमें सब लिख देता हूँ 2 की पावर 20। ओके, तो इसे nth लाइन में जो सम होगा वो nth लाइन में जो सम होगा 2 to power n-1 होगा। ओके, ये ये 1 यहाँ पे लग गया, ये n-1 होगा, है ना, ये गलत टाइप हो गया। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देख के लगाना है। तो ये कंजक्चर होगा। फिर एक्जियोम्स क्या होगा, द फैक्ट दैट एवरी एरिया इन अ मेथड इज बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट व्हिच आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड आर नॉट प्रूव्ड। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में जो कि एज्यूम किया जाता है कि वो ट्रू हैं, उनको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, प्रूव करना इम्पॉसिबल है, और वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं, मतलब वो अपने आप में ही ट्रू होते हैं। तो कुछ एजम्पशन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ट्रू होते हैं, उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एक्जियोम्स बोलते हैं, है ना। वी कैन बी टेक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, उनको बिना प्रूफ के ही हम ट्रू मानते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एक्जियोम्स बोलते हैं। तो एक्जियोम्स, थ्योरम और कंजक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पढ़ा थ्योरम क्या होता है। थ्योरम हमेशा शुरू होता है और उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते
होते हैं और उसको प्रूव किया होता है। थ्योरम जो भी होते हैं ऐसे स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो कि ट्रू होते हैं हमेशा और उसको प्रूव किया गया। कंजक्चर क्या हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है ना, उसको भी इस्टेब्लिश करना होता है। जैसे कंजक्चर ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिसकी ट्रुथ और फॉल्सिटी, मतलब ट्रुथनेस और फॉल्सिटी को इस्टेब्लिश करना भी बाकी होता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कंजक्चर। और एक्जियोम्स क्या होता है, वो एज्यूम कर लिए जाते हैं ट्रू, उसको ट्रू एज्यूम कर लिया जाता है विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के ही उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि वो सही है ना। तो ये एक्जियोम्स, कंजक्चर और थ्योरम में ये डिफरेंस होता है। ओके, सो इस चैप्टर्स में इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शायद जो कि लाइंस के बारे में है, वो चैप्टर्स हम चैप्टर 6 इस क्लास 9 NCERT का पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इट एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।